इस साल नीट का कट ऑफ कितना जाएगा? तो इस बार कट ऑफ जाना चाहिए मेरी समझ से। तो एक तो नीट का सिलेबस, उसका कट ऑफ और उसकी सीट, जब ये सभी चीजें सामने आती है तो वो सपना जो है वो स्ट्रेस में बदल जाता है। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही कहना है कि एक होता है कि आप बच्चे को बोलें कि यार बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, और एक होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि तू क्या कर रहा है हमें बता। हर पेरेंट्स इस सवाल से बचना चाहता है और शायद हर स्टूडेंट भी, कि अगर नीट नहीं निकला तो फिर प्लान बी क्या? प्लान बी, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो मेरे हिसाब से प्लान बी जो बेस्ट है वो है, एक साल ड्रॉप लिया 6 नंबर से रह गई, दूसरा साल ड्रॉप लिया 12 नंबर से रह गए, दैट डजंट मीन कि आप ब्रिलियंट नहीं हो। ये जो कंट्रीज जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं ये एक्चुअल में लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर उसका हो गया सर फ्री सीट में ओके, अदरवाइज आप बताइए, हम उसको अब्रॉड भेजने को तैयार हैं। प्लीज़ गाइड अस। अरब साइड में जाएंगे, इजिप्ट भी है, फिर लोग बांग्लादेश भी जाते हैं, नेपाल इंडिया में पॉपुलर है, नेपाल बहुत पॉपुलर है इंडिया में, कई बच्चे नेपाल जाते हैं। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस है जिनके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप कहीं जाते हैं घूमने तो क्या आप परेशानियाँ नहीं उठाते? तो मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है कि बच्चा नया रहता है उस कंट्री के लिए, उस कॉलेज के लिए, फर्स्ट ईयर उसको हॉस्टल में रहना चाहिए। एडमिशन लेने के बाद वो डिग्री ले लेता है, 5.5 साल बाद जब वो वापस आता है 6 साल बाद, तो पता चलता है अरे 11th में बायो होना कंपलसरी है। 70 लाख 80 लाख खर्च करने की बजाय आप बाहर जाएं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको अलग अलग देश के बच्चों के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलता है, आपको वहाँ का कल्चर पता चलता है, आप फ्लाइट में बैठते हैं, जाते हैं, वापिस आते हैं, आपको दुनिया भर का एक्सपोजर मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर फोर्स के इस एपिसोड में। मैं हूं अभिजीत जोशी, आपका करियर कोच। आज का एपिसोड बहुत ही क्रूशल होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है। आज का एपिसोड आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। नीट का प्रेशर, MBBS का कन्फ्यूजन, इंडिया वर्सेस अब्रॉड का डिसीजन, और उससे भी बड़ा पेरेंट्स के वो सभी छुपे हुए डर जिनको वो बताने से या बोलने से झिझकते हैं। आज उन सभी सवालों का जवाब आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। आज के इस एपिसोड के लिए हमारे साथ है एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, डॉक्टर अंकुर जैन सर। डॉक्टर अंकुर जैन सर पिछले 23 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो एक स्कूल प्रिंसिपल, करियर काउंसलर और करियर मेंटर हैं। उन्होंने अपने करियर कोचिंग में बहुत से हज़ारों पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प की है। तो वेलकम टू डॉक्टर अंकुर जैन सर। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, आज जो हम ये पॉडकास्ट आपके स्टूडियो में कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम कुछ बच्चों के भविष्य को अच्छा बना सकें। कई बार कुछ अभाव रहता है जानकारियों का, जिसके कारण से कई बच्चे जो हैं गलत एक अपना करियर चूज़ कर लेते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज कुछ मदद कर पाऊँगा उन बच्चों की जिनको ज़रूरत है वाकई में एक प्रॉपर गाइडेंस की। थैंक यू सो मच सर। बट सबसे बड़ा सवाल यही है जो पेरेंट्स पूछते नहीं है। जैसे मिसेस शर्मा, जिनका बच्चा अभी 2 साल से ड्रॉप ले रहा है और शायद इस बार भी तीसरी बार ड्रॉप लेना पड़े, उनका कन्फ्यूज़न ये नहीं है कि बच्चा ड्रॉप ले रहा है, उनका कन्फ्यूज़न ये नहीं है कि वो डॉक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उनका कन्फ्यूज़न ये है कि वो पिछले 3 साल जो वो लगा रखा था, कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका बच्चा पीछे हो जाएगा और वो करियर में पीछे हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीट, जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे पेरेंट्स घबराते हैं, और वो स्टूडेंट्स खास करके जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो एक तो नीट का सिलेबस, उसका कट ऑफ और उसकी सीट, जब ये सभी चीज़ें सामने आती है तो वो सपना जो है वो स्ट्रेस में बदल जाता है। तो स्पेसिफिकली नीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नीट एक इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है, और अगर हम उसको स्ट्रेस लेके जनरली आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बच्चा काफ़ी स्ट्रेस ले लेता है नीट का एग्ज़ाम सुनते से ही, और पेरेंट्स भी। पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, आपको स्ट्रेस लेने की बजाय प्रॉपर, अगर आप गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप उस
एग्ज़ाम को या उस को फेस करते हैं तो शायद बहुत अच्छे तरीके से आप उसको क्लियर कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर उसके परिणाम आप दे पाएंगे। तो मेरा पेरेंट्स से भी यही कहना है कि एक होता है कि आप बच्चे को बोलें कि यार बेटा तू कर, हम तेरे साथ हैं, और एक होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि तू क्या कर रहा है हमें बता। वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है नीट एग्ज़ाम अच्छा होना या कठिन होने में। तो कोई सा भी एग्ज़ाम टफ़ या इजी नहीं होता है, वो उस माहौल जो हम उस बच्चे को देते हैं उससे वो एग्ज़ाम टफ़ या इजी हो जाता है। बिल्कुल सर, जो मैं समझ पाया वो ये है कि नीट एक एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं। एग्जैक्टली सर जैसे अभी नीट का रिज़ल्ट आया नहीं है तो कई पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूज़न है कि इस समय इस वक्त का उपयोग कैसे किया जाए, और इसके अलावा इस साल नीट का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए जैसे अभी इंदौर हाई कोर्ट में इस पे स्टे लगा था, बट उन्होंने अभी वापस से डिसीज़न चेंज करके जिन 11 सेंटर्स पे नीट को था उन्होंने उसी के लिए उसका ही रिज़ल्ट रोका है। तो मेरे हिसाब से ये समय है बच्चों को एनालिसिस करने का, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है मतलब 4 मई को, उसी दिन आंसर शीट आ जाती हैं लगभग। हालांकि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाती है, बट बच्चों को पता चल जाता है हम कितने पानी में हैं। तो उस हिसाब से बच्चा प्लान कर सकता है कि क्या करना चाहिए उसको। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट उसको पता रहता है, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करे कि वो किस कैटेगरी में जा पा रहा है, क्या वो फ्री सीट अपना अचीव कर पाएगा, क्या वो पेमेंट सीट की उस पे जाएगा। जैसे अगर आपने कट ऑफ की बात करी तो जैसे लास्ट ईयर 720 नंबर पे लगभग काफ़ी बच्चे थे, 9 के आसपास बच्चे थे, और जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी फ्री सीट का वो मेरे हिसाब से गया था 624 के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस बार जो कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत टफ था, आपने मीडिया के थ्रू देखा भी होगा, तो इस बार कट ऑफ जाना चाहिए मेरी समझ से लगभग जो स्टार्टिंग मतलब जो टॉप रैंकर होगा वो होगा 690 से 700 के बीच में। तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा ये 580, 570, 590 के बीच। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 550 प्लस भी आ रहे हैं तो यू कैन हैव ए सर्च, कि आप सर्च कर सकते हैं कि मैं को कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप 500 से बिलो हैं देन यू हैव टू सर्च कि मैं कौन सा पेमेंट कॉलेज ले सकता हूँ, और क्या मेरे घर में या मेरे परिवार में उतना अमाउंट देने का वो है, इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है। तो वो सब चीज़ें उसको सर्च करनी चाहिए। अदरवाइज़ अदर ऑप्शंस उन्हें ज़रूर सर्च करना चाहिए। जब तक रिज़ल्ट आए, जब तक बैठने की बजाय आप अपना होमवर्क करके रखें कि अगर ये नहीं तो मुझे क्या करना है, ये नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर जैसे आपने कभी कहा हर पेरेंट्स इस सवाल से बचना चाहता है, और शायद हर स्टूडेंट भी, कि अगर नीट नहीं निकला तो फिर प्लान बी क्या। देखिए नीट नहीं निकला, नीट जैसा आपने पहले भी कहा कि नीट एक एग्ज़ाम है, ज़िंदगी नहीं। हाँ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में। हर बच्चा नीट करके या डॉक्टर बन के नहीं बैठा है, बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शन है। नंबर 1, अगर आप स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन में जाते हैं और प्लान बी अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो मेरे हिसाब से प्लान बी जो बेस्ट है वो है स्टडी अब्रॉड। आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं, और फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज वैलिड एज इंडिया। तो वो एक चीज़ है कि आप प्लान बी के रूप में उसको आप ले सकते हैं। सर बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि MBBS करने के बाद जो लाइफ है वो सॉर्टेड है, तो क्या MBBS करने के बाद लाइफ आपको लगता है कि सॉर्टेड है, या और भी इसके अलावा इसके बाद भी कुछ जर्नी बाकी है उनकी। अभिजीत देखो, बहुत सारे मिथ हैं इस MBBS जो वर्ड है या जो डॉक्टरी की जो लाइन है उसमें, क्योंकि आप जितना इजी सोचते हैं उतना इजी ये करियर है नहीं, है ना। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपके अंदर कितना सेवा भाव है। वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो ये करियर आपके लिए बहुत अच्छा है। रही बात कि अगर आप 5.5 साल का एक MBBS डिग्री लेते हैं तो उसके बाद मेरे हिसाब से आप इंटरवल तक ही पहुंचते हैं। ये जर्नी आधी जर्नी ही कहलाएगी। आपको PG करना पड़ेगा। आज का जो सिनेरियो है
इंडिया का अगर हम देखें तो पीजी एक मस्ट हो गया है, एक साइकोलॉजी हो गई है बच्चों की कि यार ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना ही करना है। उसके बाद आप जैसे एमएस एमडी के बाद आप डीएम, कई लोग आज काफ़ी बच्चे डीएम के लिए जाते हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं ताकि वो अपने उस एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर हो जाए। तो जो ये सोचते हैं कि यार सिर्फ डॉक्टर बन के बच्चा और हम खुश हो जाएंगे, ये थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाद में उनको समझ में आती है कि यार पीजी करना और या एटलीस्ट पीजी करना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो सर आप क्या ये महसूस करते हैं कि सिर्फ मार्क्स या कोचिंग देख के ही बच्चे को एक करियर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए? एमबीबीएस के लिए पर्टिकुलरली क्या इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए बच्चे को? देखिए, डिसिप्लिन एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे, जो सबसे ज़रूरी होता है अगर आप एमबीबीएस या नीट क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया, जैसे इस साल आप देखेंगे अभिजीत 24 लाख बच्चे बैठे हैं, इंडिया में सीट्स हैं 1.25 लाख जी, है ना। जब आपने उसका प्रेशर ले लिया, आपके चांस 50% कम हो गए क्रैक करने के। नंबर पे अगर आप नहीं जाएंगे, जितने बच्चे बैठ रहे हैं, आप अगर उसको फोकस नहीं करेंगे और आप ये फोकस करेंगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मुझे कितना आता है ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है ना। मैं एक बच्ची को जानता हूँ, मेरे दोस्त की बच्ची है, मैंने भी उसको गाइड किया है और काफ़ी अच्छी बच्ची, उसने 11-12 के साथ नीट निकाली थी और 78 रैंक वो लेके आई थी। एंड सिंपल उसका जो मूल मंत्र था, डेट इज़ डिसिप्लिन, कि मुझे फोकस रहना है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, कितना टफ एग्ज़ाम आएगा मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपनी तैयारी प्रॉपर करनी है, प्रॉपर डीपली चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि आता कुछ सिलेबस के बाहर से तो है नहीं, आना तो वहीं के वही है ना जी। फिर जो दिक्कत होती है ना, वो फोकस की और डिसिप्लिन की होती है। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि बच्चा नीट क्लियर नहीं कर पाता। क्योंकि आप देखिए, जो टॉप कर रहा है बच्चा जी, और जिसके 0 मार्क्स है नीट में, दोनों के लिए सिलेबस तो सेम है जी। एक व्यक्ति जिसने टॉप किया है वो डिसिप्लिन था, वो फोकस था। जिसके नंबर कम आए वो नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पाया है, वो इसी उसमें रह गया कि यार इतने बच्चे हैं, मेरा क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे लिए जो पेरेंट्स और बच्चों को सबसे बड़ी एडवाइस है कि आप डिसिप्लिन रखें, फोकस्ड रहें कि ये सिलेबस है, मुझे इसमें से करना है, सिलेक्टेड बुक्स हैं, उससे मुझे पढ़ना है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ है जो मैं मतलब आई डोंट नो, मुझे कैमरे के सामने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कोचिंग क्लासेस ने भी बहुत नुकसान किया है बच्चों के मेंटल जो स्टेज है उसके ऊपर। वहाँ आप देखेंगे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखे हैं कि जहाँ एक एक समय में 10-10, 12-12 हज़ार बच्चे निकल के जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी। और सिलेक्शन देखिए आप, अगर आप इंदौर की बात करें, इंदौर में बहुत सारी, मतलब मुझे लगता है इंडिया की सब जितनी भी टॉप रैंकिंग कोचिंग क्लास है और जितने भी वो हैं नीट प्रिपेयर करने वाली, वो सब हैं। आप देखिए कि जनरल कैटेगरी, जनरल सीट्स में कितने बच्चे प्रॉपर इंदौर से सिलेक्ट होते हैं। हर साल का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 10-15 और 1.5 लाख 2 लाख बच्चे आज यहाँ कोचिंग कर रहे हैं नीट की। तो वो भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस, जिसे मैं कह सकता हूँ कि बच्चों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है उन कोचिंगों में जाके। वो एक जो रेट रेस चालू हो गई है जी, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो आपके डिसिप्लिन को जो है ना थोड़ा सा डगमगाता है, आपके फोकस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, जिस कारण से बच्चे फोकस भी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है मेरे पास में मेरी ही क्लास के इतने बच्चे हैं जो ये नंबर ला रहे हैं और मैं नहीं ला पा रही। जबकि मेरे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं कि उनके क्लास टेस्ट में या जो वो ऑनलाइन सीरीज़ देते हैं उसमें उनके नंबर कम रहते हैं, बट वो फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, क्योंकि वो दूसरों को नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। राइट। तो ये एक चीज़ है कि जो मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ पेरेंट्स को। ये एक मैं आपके माध्यम से ये एक मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि बच्चा अगर नीट की तैयारी कर रहा है तो उसको फोकस रहना पड़ेगा और उसके लिए डिसिप्लिन एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है।
तो सर ये एक मिथ है कि नीट में सिर्फ टॉपर बच्चे ही पास होते हैं और एवरेज बच्चे नहीं? देखिए, टॉपर की जो डेफिनेशन है ना, ये आपके और मेरे द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना जी। आप अगर थ्रू आउट पढ़ रहे हैं, देखिए नीट में टॉपर का गेम इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं मान पाता क्योंकि बच्चे ड्रॉप लेते हैं, है ना। अब ड्रॉप लेने के बाद उसके पास भी पूरा साल भर का समय है उस सेम सिलेबस को पढ़ने का। इसलिए सबसे अच्छी बात है जो बच्चे को खुद को सोचना चाहिए, यार सिलेबस तो इतना ही है। राइट। आप समय के साथ मान लीजिए कि पहले 10 लाख बच्चे बैठते थे नीट में जी। आज 24 लाख बैठ रहे। डेट डजंट मीन कि सिलेबस 4 चैप्टर से बढ़ के 40 चैप्टर हो गए। करेक्ट। समझिएगा बात को, तो सिलेबस तो उतना ही है। सो इट इज़ नॉट ए गेम कि टॉपर ही इसको कर पाएगा। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं, तो आपको उतना ही तो पढ़ना है और आएगा उसी में से। राइट। उस दिन आपको एग्ज़ाम वाले दिन वो फोबिया जो होता है ना, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो इट इज़ नॉट ए टॉपर गेम, इट इज़ सिलेक्शन इज़ ए गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, वो मूल मंत्र है। ओके। तो सर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स या बच्चे, तो उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए स्पेसिफिकली नीट को लेके? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एक नेगेटिव मार्किंग है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कितना पोर्शन बायो का आएगा, कितने नंबर का फिजिक्स का आएगा, कितने नंबर का केमिस्ट्री का आएगा। देन आपको आपकी वीकनेस पता होना चाहिए कि मेरा जनरली एक ट्रेंड है, क्योंकि मैं स्कूल भी चलाता हूँ, तो जनरली हमने बच्चों में ट्रेंड देखा है कि जो बच्चा बायो लेता है उसका केमिस्ट्री अच्छा होता है, जो बच्चा मैथ्स लेता है उसका फिजिक्स अच्छा होता है। ठीक है। तो बट अगर आप नीट का एक नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फिजिक्स भी सुधारना पड़ेगा, आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। तो आप अगर अपनी गलतियों पे, अपनी कमजोरियों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सर अब बात करते हैं MBBS, जो बच्चे इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनको डॉक्टर बनना है, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है और जो ऑप्शंस है क्या वो सेफ़ है? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा आपसे इस पॉडकास्ट में कि एक जो सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की, पॉपुलेशन हमारे देश में जो है, उस कारण से आज की तारीख में, जैसे हम अगर इस साल की बात करें, नीट का जो 4 मई को एग्ज़ाम हुआ है जी, 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और अगर हम बात करें कि कितने सीट्स हैं इंडिया में, तो सिर्फ 1,25,000 सीट्स हैं। तो 1.25 लाख सीट है और अगर 24 लाख बच्चे, मतलब डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप है जी। हाँ। आप सोचिए कि बाकी बच्चे वो 22.5 या 22 लाख बच्चे क्या करेंगे? एग्जैक्टली, है ना। तो आप कितना ही अच्छी, आप कितना ही ब्रिलियंट हो, आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं हो रहा है कि आप कितना अच्छा अटेम्प्ट करो, आपका इस बेसिस पे हो रहा है कि उन बच्चों में से, 24 लाख बच्चों में से कितने बच्चे आपके आगे, आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट। इवन इफ़ यू आर सुपर इंटेलिजेंट, इवन इफ़ योर एकेडमिक्स आर टू गुड। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने 10th में 95% मारे, 12th में 92% था बच्ची का, और 1 साल ड्रॉप लिया, 6 नंबर से रह गई, दूसरा साल ड्रॉप लिया, 12 नंबर से रह गए। दैट डजंट मीन कि आप ब्रिलियंट नहीं हैं जी। हाँ, आपसे ज़्यादा अच्छे करने वाले बच्चे हैं वहाँ पे। दैट इज़ द ओनली थिंग। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और मैं इसको प्लान ए मानता हूँ अपनी नज़रों में, प्लान बी नहीं मानता हूँ। कि आप इंडिया के बाहर MBBS करिए। मैं 90s की आपको कहानी सुनाता हूँ। सन 1990 से लेकर 2008 या 10 तक अगर आप इंडिया का वो देखेंगे आप सिनेरियो, तो कई अच्छे बच्चे, है ना, और मैक्सिमम बच्चे इंडिया की सीट छोड़ कर रशिया MBBS करने जाते थे। आज वो देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में HODs हैं, या वो बहुत बड़ा अपना खुद का नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता था तब से ही कि इंडिया के बाहर जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस, आप समझिए मेरी बात को, है ना, इट्स नॉट कि आप रट के और पास होके और काम हो जाएगा।
ये पूरा टेक्निकल चीज़, आपको कितने अच्छे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, आपको बॉडी मिल रही है कि नहीं डिटेक्शन करने के लिए, कैसा आपको सुविधाएं मिल रही हैं कॉलेजेस में। तो वो सब चीज़ें, जैसे बाहर की जितनी आप इंडिया के बाहर जो कंट्रीज़ हैं, जैसे हम रशिया की बात करें, डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के अगर आप मेडिकल कॉलेजेस को देखेंगे तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत ह्यूज और मॉडर्न होती हैं। तो वो चीज़ से बच्चों को जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया के बाहर MBBS करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो सर, ये जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो डिग्री है MBBS की अब्रॉड की, वो वैलिड है? या एब्सोल्युटली वैलिड है। मैंने अभी बोला आपको कि कई डॉक्टर्स जिन्होंने 90s में किया है या 2000 में किया है, वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल या चला रहे हैं इंडिया में, या वो किसी बहुत अच्छी बड़े मतलब मैं कुछ पर्सनली HODs को जानता हूँ, मैदांता गुड़गांव जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिया का, राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात करें, वहाँ कई डॉक्टर्स हैं ऐसे जो HODs हैं और दे आर फ्रॉम रशिया या दूसरी कंट्रीज से। पेरेंट्स के मन में ये भी आता है कि हम अपने बच्चे को इतने दूर कैसे भेजें, और बैक इन द साइड में भी शायद सेफ्टी को लेके कंसर्न हो उनका, या फाइनेंशियल कुछ हो। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले मैं बात करता हूँ फाइनेंस की, क्योंकि ये एक बड़ा क्रूशल क्वेश्चन है। तो देखिए, इंडिया में MBBS की 1.25 लाख सीटें हैं, ठीक है। कितने बच्चे दे रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, 1.25 लाख सीटें हैं। 1.25 लाख में से 50% सीट्स आर पेमेंट सीट। तो 50% पेमेंट सीट है, मतलब आप मान लीजिए कि 60 से 70 हज़ार जो सीटें हैं, अगर वो 60 हज़ार फ्री हैं, 70 हज़ार फ्री हैं, तो 70 हज़ार सीटें पेमेंट की हैं। ओके। 60 हज़ार। तो ये सीटें अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 70 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में, डिपेंड कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और उस कॉलेज की फ़ीस क्या है ना। अगर आप मुंबई, दिल्ली, इंदौर या मतलब बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। छोटी जगह पे लेते हैं तो वहाँ फ़ीस कम है, बट मिनिमम 70 लाख आपको, चाहे कोई कुछ कह दे, वो खर्च होता ही होता है अगर वो प्राइवेट कॉलेज है तो चूंकि 70 हज़ार 60 हज़ार सीटें प्राइवेट कॉलेज की हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ता है, वैसा है। इसके बजाय विदेश में अगर आप MBBS करते हैं तो आप मैक्स टू मैक्स 40 लाख में एक बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, जिसमें रहना खाना आना जाना सब जोड़ दिया मैंने। ओके, ठीक है ना। तो आप समझिए, आज अगर आपके 50 लाख बचते हैं तो ये एक ह्यूज अमाउंट है ना। और प्लस सबसे बड़ी बात कि वहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत मॉडर्न मिल रहे हैं। ओके, ठीक है ना। रही बात सेफ्टी की, तो देखिए, सेफ तो आप कहीं भी नहीं है अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और यूँ देखें तो ये जो कंट्रीज़ जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, ये एक्चुअल में लड़कियों के लिए ज़्यादा सेफ़ है बजाय लड़कों के। ये कंट्रीज़ जो हैं, जो रशियन कंट्रीज़ हैं या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ गर्ल्स को हमने देखा है कि ज़्यादा सेफ़ माना जाता है इन कंट्रीज़ को, और इन कंट्रीज़ में रहना, आना जाना, मूव करना बहुत आसान है और सेफ़ है। सर, वो ये सवाल इसलिए था क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स आज की तारीख में सिंगल चाइल्ड वाले हैं जी, और बैक इन द साइड उनके मन में ये रहता है कि बच्चे को इतना दूर कैसे भेजें। तो आपको लगता है कि ये जो डिसीजन वो इस तरह से सोच रहे हैं वो ठीक है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। या तो आप कैरियर चूज़ कर लीजिए जी, है ना, या आप अपने जो सेंटिमेंट्स हैं उनको आप आगे रख लीजिए। टू हैव समथिंग बिग इन लाइफ, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो यू हैव टू पे द प्राइस। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। ओके, आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मेरे बच्चे को मेरे पास भी रख लूँ, मेरी आंखों के सामने भी रहे वो, और वो एक बहुत बड़ा सर्जन भी बन जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। बट
अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पे। रतलाम के पास नागदा है, नागदा की एक बच्ची थी, अभी वो गई हैं जी। वो उसके समाज की पहली बच्ची थी। ओह। आप सोचिए कितना एक तरफ इसमें ये वन वे सेंटिमेंट नहीं है, ये टू वे सेंटिमेंट है। आपके साथ जब डॉक्टर लगता है ना आपके आगे, नाम के आगे, वहाँ जो वो सेंटिमेंट्स आते हैं ना, वो इन सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा बड़े और लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। तो छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि हाँ ज़रूर, खासकर मम्मियों को और दादियों को लगता है कि हम अपने बच्चे को कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कौन खिलाएगा, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और उनको समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। बट जो ये बोल्ड डिसीज़न लेते हैं, मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था उज्जैन से जी। उनका कहना था मैं अपने बच्चे को ड्रॉप नहीं दिलाती, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर उसका हो गया सर फ्री सीट में ओके, अदरवाइज आप बताइए हम उसको अब्रॉड भेजने को तैयार है, प्लीज़ गाइड अस। ओके। तो आप सोचिए वो जो ये सोच रखते हैं ना माँ बाप, उनके बच्चे बहुत आगे ग्रो करते हैं। आप ड्रॉप ले रहे हैं, 2-2 3-3 ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद सिर्फ कन्फ्यूज़न बचता है जीवन में और कुछ नहीं बचता, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी। तो मेरी सलाह है कि बोल्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर ए पेरेंट्स, बट आपके उस डिसीज़न से एक आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं बदल रही। मैं आप मेरी बात को गौर करिएगा और मैं चाहूँगा कि ये बात पेरेंट्स गौर करें। आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं बन रही है, सिर्फ पूरी जनरेशन चेंज हो रही है। राइट। आप समझिए आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है और अब आपके घर में एक डॉक्टर आ गया जो विदेश से डॉक्टरी कर रहा है या इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से डॉक्टरी कर रहा है। अब आप सोचिए उसके बच्चे और आपके बाकी बच्चे जो उससे छोटे हैं, उस पूरे परिवार में, मामा बाबा काका नाना सब में, वो सब उसको फॉलो करेंगे। राइट, बिल्कुल। सो उस बच्चे की लाइफ चेंज नहीं कर रहे हैं आप एक पूरी जनरेशन में चेंज ला रहे हैं। तो उसके लिए बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी रहती है, अफोर्डेबल रहती है? देखिए इसमें थोड़ा सा चॉइस डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी कंट्री की परिभाषा सबकी अलग अलग है। कोई चाहता है कि फ़ीस कम हो जी, कोई चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई चाहता हो फीस भले ही ठीक मतलब कैसी हो पर वो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडिया से। ओके। ये भी एक फैक्टर आता है पेरेंट्स के अंदर। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ उज़्बेकिस्तान का, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है ना, 3 घंटे का रास्ता है दिल्ली से बाय फ्लाइट। तो पेरेंट्स को लगता है अरे यार पास में तो है है ना। तो ये एक सोच है जी, है ना। आप जॉर्जिया जाएंगे, रशिया जाएंगे, आप उधर यूरोपियन साइड जाएंगे, 12-12 15-15 घंटे लगते हैं आपको पहुंचने में, ठीक है ना। कई बार सस्ते के चक्कर में लोग 20-20 22-22 घंटे वाली फ़्लाइट्स भी लेते हैं। तो कई पेरेंट्स को लगता है इतनी दूर नहीं भेजना। तो इट डिपेंड्स। हाँ, अगर इन जनरल बात करें तो मेरे हिसाब से रशिया इज़ द बेस्ट, फिर जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सब रशियन कंट्रीज़ है। यूरोपियन साइड में जॉर्जिया के अलावा आर्मेनिया है, ठीक है, पोलैंड भी अभी भी स्टार्ट हो रहा है। अरब साइड में जाएंगे इजिप्ट भी है, फिर लोग बांग्लादेश भी जाते हैं। नेपाल इंडिया में पॉपुलर है, नेपाल बहुत पॉपुलर है इंडिया में, कई बच्चे नेपाल जाते हैं, बट अगेन फ़ीस बहुत है वहाँ पे जी। तो हर एक का अपना एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसी कंट्री हो जिसके सारे प्लस पॉइंट हो। आप कहीं भी जाएं, इवन आप इंडिया में भी एडमिशन्स लेते हैं तो उस पर्टिकुलर सिटी के, उस पर्टिकुलर कॉलेज के कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ ख़राब चीज़ें होती हैं। तो आपको दोनों एक्सेप्ट करना पड़ती है। जब आप कोई भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो आपको उसकी अच्छाई के साथ साथ बुराई भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो वो चीज़ है। तो कंट्री वाइज अगर बात करें तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि रशिया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ये कंट्रीज़ हैं जहाँ बच्चों को एडमिशन ले सकते हैं।
तो सर पेरेंट्स और स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आता है कि भाई अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ के अपने चैलेंजेस होंगे, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? देखिए, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो चैलेंजेस तो रहते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप कहीं जाते हैं घूमने, तो क्या आप परेशानियाँ नहीं उठाते हैं? आती है, ज़रूर आती है। वैसे ही जब आप पढ़ने जा रहे हैं किसी और कंट्री, या यहाँ से दिल्ली ही आप पढ़ने जा रहे हैं या कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके अपने चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि घर का खाना माँ का खाना होता है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है फूड जी। और हमारे जो रीज़न है उसमें मैक्सिमम लोग चाहते हैं वेजिटेरियन फूड। हाँ। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वेज फूड सभी जगह अवेलेबल है। ओके। ठीक है ना। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ मैस होती है, या वहाँ पे आपके उनके जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ पे चावल वगैरह, दाल, ये सब, आटा जनरली नहीं मिलता, बाकी सभी सामान वहाँ मिलता है, मसाले से लेके सब चीज़ें। तो इतना दिक्कत आता नहीं है। दूसरा जो चैलेंज आता है वो आता है रहने का। तो हॉस्टल्स रहते हैं जनरली, एक साल 90% जो कॉलेजेस होते हैं जो एडमिशन्स देते हैं वो फर्स्ट ईयर हॉस्टल कंपलसरी रखते हैं, ताकि वो बच्चा एक साल ढल जाए पूरे उस देश के वातावरण में। तो फर्स्ट ईयर के बाद वो इसको ऑप्शनल कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा भी है कि बच्चा नया रहता है उस कंट्री के लिए, उस कॉलेज के लिए, तो फर्स्ट ईयर उसको हॉस्टल में रहना चाहिए। थर्ड जो आता है वो आता है क्लाइमेट का। जनरली ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये ठंडा प्रदेश है, बट 6 से 8 महीने में वो बच्चा इन चीज़ों से घुल मिल जाता है और वो उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। मेन जो दिक्कत मुझे लगती है कि जो चैलेंज आता है, जो बच्चा बताता नहीं है और पेरेंट्स समझ नहीं पाता है, वो आता है फोकस का। बच्चे को लगता है मुझे यहाँ पूछने वाला कौन है। ठीक है जी। तो वो कॉलेज जाएगा नहीं जाएगा, वो आराम से हॉस्टल में रहता है या इधर उधर घूमने फिरने में। अगर बच्चा फोकस्ड है तो बाकी सारे चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं फिर। वो अगर डेली कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, अपनी क्लास अटेंड कर रहा है, उसको पता है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो सारे चैलेंजेस बहुत छोटे हो जाते हैं। फिर ना लैंग्वेज बैरियर रहता है, ना फूड बैरियर रहता है, ना हॉस्टल बैरियर रहता है, कुछ भी बैरियर नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर फोकस रहूँगा, मैं अगर कॉलेज जाऊँगा, मैं अगर वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड करूँगा तो मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूँगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उस फील्ड में जा रहे हैं जिसमें आपको दूसरों की लाइफ बचानी है। राइट। क्लियर। तो फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और जनरली जो बच्चे होते हैं वो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कौन पूछने वाला है हमको। फ्रीडम लाइफ। तो सर इसमें फाइनेंशियल भी कुछ दिक्कतें आती है बच्चों को? देखिए, फाइनेंशियल दिक्कतें तो कम आती है ना। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा, चूँकि फ़र्स्ट टाइम घर के बाहर जाते हैं तो फाइनेंशियली उनको एक मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, बट इट इज़ चीपर देन इंडिया। इंडिया से बहुत चीपर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 लाख रुपए में आप बहुत अच्छे से MBBS कर लेते हो 6 साल का। उसमें आपके फ़्लाइट टिकट्स भी आ जाते हैं, आपकी कॉलेज की फ़ीस, आपकी हॉस्टल की फ़ीस, आपका खाने का खर्चा, ये सब आ जाता है। तो 30 लाख रुपए मुझे लगता है 6 साल में मैनेज आपको करना चाहिए। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप वो जो मैंने आपको पहले बताया कि आप एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, पूरा जनरेशन चेंज कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 6 साल में आपको 30 लाख के बाद आप देखिए ना, अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, मैं बहुत एक्स्ट्रा टाइम बता रहा हूँ, 3 साल में वो 30 लाख निकाल लेता है। तो सर ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि 30 से 40 लाख रुपए में अच्छा से हो जाता है,
तो क्या ये सारा पैसा एक साथ देना होता है या इसके लिए? नहीं, ये देखिए तो सेमेस्टर वाइज जाता है। शुरू में फर्स्ट ईयर ज़रूर ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि आपका पासपोर्ट का खर्चा, वीज़ा का खर्चा, मिनिस्ट्री का खर्चा होता है, काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जो वन टाइम भी लगती हैं आपकी। बट अगर हम सेकंड ईयर से बात करें तो आप सेमेस्टर वाइज कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस पे करें, खाना आप खुद बनाएं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों बच्चों के लिए जिनको फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं जी। तो वो सेमेस्टर वाइज पे कर दें, हॉस्टल में रहें, हॉस्टल चीप पड़ता है, और खाना खुद बनाएं, वो बहुत चीप पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है पेरेंट्स के लिए कि वो जो भी उनकी बैंक है जहाँ उनका अकाउंट है वहाँ वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7.5 लाख तक का लोन जो बैंक है वो बिना किसी गारंटी के आपको पे कर देती है, एजुकेशन लोन। 7.5 लाख से ऊपर वो कुछ भी आपसे गारंटी रखवाती है और उसके बाद वो लोन देती है। हाँ, उसके लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिक कि कॉलेज का एक लेटर लगता है, वो लेटर कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाते हैं। तो लोन मिलता है, और बच्चों को वो फिर सबसे अच्छी बात है कि वो लोन बच्चा जब MBBS पूरा कर लेता है और वो जब जॉब लगती है तब उसको वो लोन पे करना रहता है। उस बीच में पेरेंट्स को लोन पे नहीं करना रहता है। तो जो पेरेंट्स को लगता है कि यार हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, तो आप लोन लीजिए और पढ़ाइए बच्चों को। और जॉब लगने के बाद वो पैसा सारा, जॉब लगने के बाद वो एजुकेशन लोन होता ही इसलिए है कि जब बच्चा पूरी एजुकेशन पूरी कर लेता है, इंडिया में भी अगर आप इंडिया में भी एजुकेशन लोन लेते हैं इंडियन कॉलेज के लिए, तो आपके जब जॉब लगती है तब आपको वो पे करना है, उसके पहले आपको पे नहीं करना है। वो उसका क्लॉज ही होता है। और ये ज़्यादा जानकारी आप अपनी जो भी बैंक है जहाँ आपका खाता है, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है, सॉरी टू से, वहाँ आप जाइए, उनके मैनेजर से बात करिए या उनके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है वो आपको सब चीज़ों में गाइड करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट। ओके। तो सर जैसे MBBS अब्रॉड से किया तो गवर्नमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग जब बच्चा इंडिया में आएगा तो फिर उसको क्या करना रहेगा? देखिए, MBBS अब्रॉड से जब बच्चा आता है तो उसको एक नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो क्लियर करना रहेगा। और नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है जिससे वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है। वैसा है, तो वो कंपलसरी है। मान लीजिए अगर किसी का नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो जनरली वो वापस से अटेम्प्ट करता है। मैंने देखा है कि बच्चे 2-3 साल, अभी तो खैर नेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया में, अभी तो सिर्फ फॉरेन बच्चों के लिए FMCG का एक एग्ज़ाम होता है, इंडियन बच्चों के लिए अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होता। पर 2022 से जिन्होंने एडमिशन्स लिए हैं तो वो सभी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम के बाद अगर बच्चा नहीं निकाल पाता है तो जनरली वो वापस से नेक्स्ट की तैयारी करता है और एग्ज़ाम मतलब तैयारी करे और एग्ज़ाम को क्लियर करे। बहुत ही हार्ड लक है कि 3-4 साल करने के बाद भी बाय द वे आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ICU में आपकी जॉब लग सकती है एज ए डॉक्टर, प्लस आप किसी भी इंडियन मेडिकल कॉलेज में जाके आप एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये एक लाइसेंस जो मिलता है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट NMC जो होती है वो देती है आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की। जो एग्ज़ाम होती है वो उसी लिए होता है। तो सर ये सिर्फ अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए ये है, इंडियन स्टूडेंट के लिए भी है? पहले सिर्फ ये अब्रॉड के लिए था, अभी भी एट प्रेजेंट इस साल भी ये अब्रॉड के लिए ही है। है ना। ये इंडियन स्टूडेंट के लिए चालू हो जाएगा जो भी इंडियन बैच 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है इंडिया में। एक्चुअली 18 नवंबर 2021 को एक लॉ निकाला था NMC ने। उस लॉ के हिसाब से अब आपको जो है नीट PG ये लोग ख़त्म कर रहे हैं और उसकी बजाय और FMCG का जो ये एग्ज़ाम है जो फॉरेन बच्चे देते थे वो भी ख़त्म कर रहे हैं। उन दोनों को क्लब करके सिंगल एग्ज़ाम नेक्स्ट का इन्होंने कर दिया है, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो जैसे नीट है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। वैसे ही नेक्स्ट एक एग्जिट टेस्ट है जिसमें आपने एक्चुअली में 4.5 साल 5.5 साल जो भी 5 साल आप MBBS में जो कॉलेज में आप गए हैं आपने एक्चुअल में पढ़ाई करी है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। तो वो उसके लिए एक एग्जिट टेस्ट है कि आप हाँ भैया आपने डॉक्टर, क्योंकि
आप समझिए अभिजीत कि ये एक आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हैं जहाँ आप लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो आप इसमें कोताही चांस नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक चांस। सो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि ये नेक्स्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहा है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि ये बहुत अच्छा डिसीज़न है और ये जल्द से जल्द मतलब इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो सर जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स नीट क्लियर नहीं कर पा रहे और अब्रॉड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए बहुत मिथ है इन चीज़ों को लेके। MBBS अब्रॉड में कई लोग जो हैं मार्केट में मैंने देखा बहुत मैनिपुलेशंस करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से आज कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ जो नीट के लिए ज़रूरी है। ओके। इंडिया के बाहर अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो अब्रॉड की जो जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको एक ही चीज़ चाहिए, 12th आप बायो से होना चाहिए। ओके। बट इससे आप वहाँ तो एडमिशन मिल जाएगा, आपको डॉक्टर की डिग्री तो मिल जाएगी उस कंट्री से, पर आपको इंडिया में अगर वापस आना है और इंडिया में अगर आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। ओके। नंबर 1 यस 12 से बायो होना चाहिए। नंबर 2 जो कोई नहीं बताता और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ, रीज़न कई लोग इस कारण से फंसे हैं और उनकी डिग्री इनवैलिड हुई है, 11th भी बायो से होना चाहिए। ओके। ये कोई नहीं बताता, कोई मतलब कोई नहीं बताता। और जब आप नेक्स्ट का फॉर्म भरेंगे, है ना, वहाँ पे जब आप कई बच्चे होते हैं, मैंने देखा चूँकि मेरा खुद का स्कूल है, कि 11th में उनका मैथ्स होता है, एक ही सब्जेक्ट चेंज करना रहता है। ओके। समझिए बगा बात। और किसी कारण से वो 12th में बायो ले लेते हैं। कोई बता देता है कि उनको लगता है कि यार मैथ्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एज इट इज़ है, इंग्लिश हिंदी अगर वो लेते हैं वो एज इट इज़ है, मैथ्स की जगह वो बायोलॉजी ले लेते हैं। एंड बोर्ड अलाउ करता है उसके लिए, CBSE बोर्ड तो अलाउ करता है कि यू कैन चेंज 1 सब्जेक्ट ओके इन क्लास 12। अब वो बच्चा क्या करता है, 12th में बायो ले लेता है, नीट का एग्ज़ाम देता है, क्लियर करता है, क्वालिफाई करता है और एब्रॉड में एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेने के बाद वो डिग्री ले लेता है। 5.5 साल बाद जब वो वापस आता है, 6 साल बाद, तो पता चलता है अरे 11th में बायो होना कंपलसरी था। तो ये कोई नहीं बताता। तो सेकंड क्राइटेरिया इज 11th में बायोलॉजी होना चाहिए। ओके। थर्ड क्राइटेरिया आपकी जो एज है ना, वो 17 साल कंप्लीट होना चाहिए उस करंट ईयर के लास्ट तक। मतलब अगर हम इस बार बात करें 2025 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो 31 दिसंबर 2025 को आप 17 साल के हो जाना चाहिए। ओके। अगर अभी नहीं है तब भी 31 दिसंबर ओके एंड ऑफ द ईयर तक आप 17 साल के हो जाना चाहिए। थर्ड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCB में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के। ओके। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम SC ST OBC कैटेगरी देन आपके 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर ये नहीं है और अगर आपको कोई कह रहा है कि हम अब्रॉड में एडमिशन करा रहे हैं तो आपकी डिग्री वैलिड है फॉरेन में, इंडिया में नहीं है। ओह ठीक है। चौथा और इम्पोर्टेंट, आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बच्चे मैं जिनको जानता हूँ जो नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं और उनको लोग इंडिया के बाहर एडमिशन करा देते हैं MBBS में। नीट, क्योंकि वहाँ के कॉलेज को नहीं चाहिए कि आप नीट क्वालिफाई हो या नहीं हो। ओके। वो तो जब आप वापस इंडिया आएंगे तब आपसे वो पूछेंगे कि आपके नीट में क्या नंबर थे, एंड देन वो आपकी डिग्री को रद्दी में फेंक देंगे। ओह दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और लोग मैनिपुलेट करके बच्चों को ले जाते हैं। तो ये आपको समझना होगा, नियम तो आपको, आप विदेश भेज रहे हैं, अगर आप नियम की सही जानकारी आपको नहीं है तो समस्या तो फिर आनी है। बस है सर। एक और बात है कि आजकल ये MBBS अब्रॉड को लेके बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो एक बच्चा जो अपने 5.5 साल दे रहा है और अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो
किसे सही कंसल्टेंसी के पास जाना चाहिए? देखिए, मैंने वही बोला अभी आपको कि नियम अगर आपको प्रॉपर नहीं पता है तो उस नियम का फ़ायदा उठा के लोग फ्रॉड कर देते हैं, है ना। अब कुछ पैसा कमाने के लिए तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी वो देखनी कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक बड़ा ऑफिस होना क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ऑफिस तो आज 1 लाख का ऑफिस में मतलब किराए पे ले लूँ बढ़िया सा, ताम झाम दिखा दूँ, आप उससे नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, वो किस लेवल पे आपको जो है गाइड कर पा रहा है, और उसने कितने बच्चे भेजे हैं, और वो कितना श्योर है कि जहाँ वो भेज रहा है वो चीज़ सही है। मैं पर्सनली कंट्रीज़ में जाता हूँ, रशिया वगैरह में, सब जगह जाके कॉलेज और ये सब चेक करता हूँ, ताकि कल से कोई मेरे पास आता है तो मुझे पता रहे कि मैं सही जगह उसको भेज रहा हूँ या नहीं भेज रहा हूँ। तो क्रेडिबिलिटी डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियसली उन बच्चों के प्रति, उनके करियर के प्रति आप कितने सीरियस हैं। तो सही कंसल्टेंसी चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसका बैकग्राउंड, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि आप कॉलेज जाके कॉलेज चेक नहीं कर सकते। जी हाँ, या तो आप कॉलेज जाके कॉलेज चेक करें कि जी, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। कोई लाखों में एक व्यक्ति है जो जाके चेक करेगा, लाखों में एक। तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं आप उसकी क्रेडिबिलिटी तो चेक करें कि उसका बैकग्राउंड क्या है। राइट। और सर स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी को लेके, तो अगर किसी को यूनिवर्सिटी चेक करनी है तो वो कैसे, मतलब सही यूनिवर्सिटी कैसे अप्रोच करेगा? देखिए, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको अगर चेक करना है तो व्यक्ति जो चेक करता है वो करता है यूट्यूब से। जी हाँ, आजकल काफ़ी इन्फ्लुएंस है यूट्यूब तो यूट्यूब पे तो व्यक्ति वही बताएगा जो उसको बताना है। इवन मेरे पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। मैंने एक को अप्रोच किया, उसने मुझे बोला कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और आपको जो है वो सब देखने को मिल जाएगा। मैं जब उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया तो मुझे उसी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर मिला एंड उससे ही जो है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो मुझे बाद में पता चला कि ये तो वेबसाइट ही इसने बना रखी है। आज की तारीख में वेबसाइट 10-15 हज़ार में बन जाती है। आप कैसे पता करोगे कि ये एक्चुअल में राइट सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे ऑथेंटिक जो चीज़ है वो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। आप गूगल पे टाइप करिए वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल, आप वहाँ जाइए, आपको जो यूनिवर्सिटी, जो कंट्री चाहिए वो आप वहाँ पे टाइप करिए, वो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता देगा ये वैलिड है नहीं है, ये इंडिया के लिए वैलिड है या नहीं है। आप समझिएगा, ये एक बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी तो वैलिड रहती है, आप समझिएगा मेरी बात को, बट वो क्या इंडिया प्रोस्पेक्ट से वैलिड है या नहीं है। ओके। अब कैसे पता चलेगा? तो नियम, जैसे मैंने आपको गिनाया, एक नियम और आप समझिए। 18 नवंबर 2021 में एनएमसी ने कुछ रूल्स निकाले हैं। पहले क्या करती थी एनएमसी, लिस्ट डालती थी अपनी वेबसाइट पे कि भाई ये यूनिवर्सिटियाँ वैलिड हैं, तो अगर आप इसमें से किसी में जा रहे हैं ओके फॉर अस। 18 नवंबर 2021 के बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए कि भाई अगर वो यूनिवर्सिटी ये पॉइंट्स फॉलो कर रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी से MBBS करिए, बात ख़त्म। ओके। नंबर 1 पॉइंट था कि 54 मंथ का आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए। ओके। इक्विवेलेंट टू इंडिया। ठीक है जी। दूसरा जो उनका पॉइंट था, बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है, जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में 3 साल इंग्लिश में पढ़ाया जाता है शुरू के, लास्ट के 3 साल वो चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बाइलिंगुअल। इट इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया
आफ्टर 18 नवंबर 2021। उसके पहले वैलिड थी, कई बच्चे करके आए और बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ओके। अब पेरेंट्स को क्या लगता है, अजी वो भी तो करके आया है, वो तो जॉब कर रहा है। जी। तो ये सारे बच्चे, सिर्फ पेरेंट्स एक चीज़ देंगे कि ये 18 नवंबर 2021 से पहले का एडमिशन है या उसके बाद का एडमिशन है। ओके। ये एक पॉइंट जो पेरेंट्स नहीं चेक करता है। अगर वो उसने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है तो वो कहीं भी कोई सी भी एग्ज़ाम है वो सब वैलिड है। पर अगर वो 18 नवंबर 2021 के बाद का एडमिशन है तो वो बाईलिंगुअल अगर करके आ रहा है तो वो इंडिया में वैलिड नहीं है। रशिया में भी कई कॉलेज ऐसे हैं जो बाईलिंगुअल डिग्री देते हैं। ओके। अच्छा, ये हम लोग चेक करते हैं कि किस एक कोड होता है कोर्स का। ओके। है ना, उस कोर्स के अंतर्गत हमें बच्चों को एडमिशन देना रहता है, जो उनके इनविटेशन लेटर पे लिख के भी आता है। तो आपको वो ध्यान रखना रहता है कि किस कोड के अंतर्गत हम, तो एक ही कॉलेज बाईलिंगुअल भी पढ़ाता है, फुल इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता है और फुल उनकी लैंग्वेज में भी पढ़ाता है। ओके। ठीक है ना, वो फैकल्टीज अलग अलग करते हैं, बट वहाँ डिफरेंस कैसे पता चलता है, वो किस कोड के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने कॉलेज में। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो जो कंसल्टेंट हैं वो आपको किसी बाईलिंगुअल में एडमिशन ना करा दें, क्योंकि बाईलिंगुअल में बट ऑब्वियस है कि कमीशन बहुत अच्छा होता है, तो कई लोग उसमें एडमिशन्स करा देते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं होता है ये बात। तो अच्छा, दूसरा 1 साल का इंटर्नशिप वहाँ से करके आना रहता है। तीसरा जो रूल है वो ये है कि उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का और उस कंट्री का आपको एग्ज़ाम क्लियर करके या रजिस्ट्रेशन करके और फिर आप इंडिया में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके। तो हम दैट इज़ द रीज़न कि हम आजकल बच्चे चाइना नहीं जाते हैं, क्योंकि चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में एग्ज़ाम होता है और विच इज़ वेरी टफ। तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बच्चों को चाइना भेजें। इट इज़ अ टफ एग्ज़ाम। ओके। और 54 मंथ का मैंने आपको बता ही दिया। इस कारण से फिलीपाइंस पिछले 4-5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ओके। 2021 से, क्योंकि फिलीपाइंस 4 साल की डिग्री कोर्स देता है। अदरवाइज़ फिलीपाइंस में भी अच्छे कॉलेजेस थे और पहले बच्चे जाते थे। तो कई पेरेंट्स सोचते हैं हम करा दें एडमिशन, क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोस का वो बच्चा वहाँ से करके आया और बड़ा अच्छा डॉक्टर है वो। तो समय के साथ हमें जो नए नियम रूल्स के साथ भी बहुत मतलब है ना, जिसे कहते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए उस चीज़ का। तो सर, जो पेरेंट्स डायरेक्टली एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो उनको फिर एक बार इन सब चीज़ों को गो थ्रू करना चाहिए। एग्जैक्टली, उन्हें ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉपर कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप उस कंसल्टेंट का बैकग्राउंड चेक करिए कि वो किस लिए ये काम कर रहा है। अगर वो अपने कमीशन के लिए सिर्फ काम कर रहा है तो फिर मतलब सॉरी टू से वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर देगा आपके साथ। सर, आजकल कई यूनिवर्सिटीज़ के एडवर्टाइजमेंट भी पेपर में आते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देती है, तो उनके थ्रू जाना चाहिए? मतलब कैमरे के सामने ये बात बोलने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ओके जो डायरेक्ट पेपर में कोई एड देती है। तो सॉरी टू से ये सब मैनिपुलेशन रहते हैं। वो लिख देते हैं ऊपर यूनिवर्सिटी को क्या पता आप मध्य प्रदेश में छोटे से पेपर में एक एड दे रहे हो, कैसे पता चलेगा उस यूनिवर्सिटी को? मुझे आप बताइए, कौन जाके बताएगा उनको? वो लिख रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभिजीत कि आप रशिया गए जी। मैं एक रशिया का एग्जांपल ले रहे हैं, कंट्री कोई सी भी कंट्री गए मान लीजिए, तो अपन एक रशिया का एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ जाके आपने एक सिम कार्ड लिया जी, ठीक है। सिम कार्ड लेके आपने उससे अपना व्हाट्सअप स्टार्ट किया और आप वापस इंडिया आ गए। अब आपने पेपर में एक एड दे दिया जी उस एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नाम पे, और आपने उसके नीचे वो रशिया वाला नंबर डाल दिया जी। हाउ डू आई कॉल यू? मैं आपको कैसे कॉल करूँगा उस नंबर पे? व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे कॉल करूँगा,
मैं आपको नंबर पे कॉल नहीं करूँगा। नंबर तो आपका इंडिया में बंद हो गया है जी, है ना। व्हाट्सअप आपने चालू रख रखा है। बिल्कुल। सो इट इज़ वेरी इजी टू मैनिपुलेट द थिंग्स, है ना। तो ये चीज़ें हो रही हैं मार्केट में और लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को। सर जैसे अभी आपने बाईलैंग्वेज का जिक्र किया, तो कई पेरेंट्स और स्टूडेंट के माइंड में शायद ये सवाल भी होगा कि हम जैसे जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री की लैंग्वेज हमको आना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। ओके। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 3rd ईयर से आपका जो है प्रैक्टिकल अप्रोच या क्लिनिकल शुरू हो जाता है, जहां आपको हॉस्पिटल्स में विजिट करना है। तो हाउ डू यू टॉक विद द पेशेंट? आप पेशेंट से बात कैसे करेंगे अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता? आप समझेंगे कैसे उनकी बीमारी क्या है? तो और दूसरा, आप मार्केट में भी जा रहे हैं तो आपको कुछ भी जनरल आइटम्स खरीदना है, आप कैसे चीज़ों, कब तक आप ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे? जी, है ना। कब तक आप अपने मोबाइल में जो है यूज़ कर करके और उसकी बातों को समझेंगे? तो वहाँ का लैंग्वेज आना ज़रूरी है, और वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत आसानी से बच्चा साल भर के अंदर वो लैंग्वेज सीख जाता है। लैंग्वेज बैरियर 1st ईयर रहता है, 2nd ईयर थोड़ा बहुत, 3rd ईयर तो बिल्कुल नहीं रहता है। 3rd ईयर तक आते आते आप बच्चा बहुत अच्छी फ्लुएंसी से, अगर वो चाइना में तो चाइनीज़ में, रशिया में तो रशियन में बहुत अच्छे से बात करने लगता है। जनरली 99% बच्चे बात करने लग जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं इनिशियल लेवल पे रहती है, 1st ईयर मैक्स टू मैक्स। तो सर जैसे किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को आपसे सलाह लेनी है तो आप इसमें उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं सर? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आएगा बच्चों के फ्यूचर के लिए। और मैंने अपनी एक कंसल्टेंसी है, मेरी अपनी लिमिटलेस होराइजन्स कंसल्टेंसी के नाम से। ओके। इंदौर में मेरा अपना ऑफिस है। तो बच्चे पेरेंट्स वहाँ आ सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, फ़ोन पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। तो मैं काफ़ी हद तक उनके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँगा, और मैं चाहूँगा कि एक अच्छा भविष्य की ओर उनको मोल्ड कर सकूँ। ओके। तो सर लिमिटलेस हॉरिजॉन्स क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है पेरेंट्स और देखिए, स्टूडेंट्स के कुछ लिए? चीज़ें हमने हमारे इसमें यूनिक करी है। नंबर 1, मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, तो लोग जब हमारा एड देखते हैं या हमको अप्रोच करते तो उनको लगता है कि ये भी एक नॉर्मल कंसल्टेंट टाइप होंगे। बट हम अपने आप को थोड़ा यूनिक बनाते हैं। नंबर 1 जो यूनिकनेस है वो ये है कि हम लोग कमीशन के लिए काम नहीं करते। हम बच्चों को 6 साल का पूरा सॉल्यूशन देते हैं। ओके। उसकी डिग्री स्टार्ट होने से डिग्री ख़त्म होने तक पूरी टेक केयर हमारी रहती है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप कई 99.99 कंसल्टेंट आपको एडमिशन कराने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। आप जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ का उनका जो एक बंदा है वो आपको एयरपोर्ट पे लेने आता है, वो हॉस्टल छोड़ देता है। वी एज ए लिमिटलेस होराइजन कंसल्टेंसी हम खुद जाते हैं बच्चों के साथ, उनके साथ प्लेन में जाना, वहाँ हॉस्टल में उनको सेटल करना, कॉलेज में उनके जो फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो करवाना। उनका जब पूरा ये काम हो जाता है, हॉस्टल में सेटल हो जाता है, तब हम लोग वहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशंस है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेडिकल में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें भी अगर उनको कुछ दिक्कत आती है तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। प्लस 6 सालों में भी कहीं कुछ दिक्कतें उनको आती, कई बार पैसा ख़त्म हो जाता है बच्चों के पास, वो बहुत सारे रीजंस रहते हैं जी। तो वी आर जस्ट ए कॉल अवे। आप वो हमें कॉल करें, तुरंत वहीं के वहीं उनको, क्योंकि हमारे उतने लिंक्स होते हैं, उतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और सीनियर बच्चे रहते हैं वो भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो हम उनके थ्रू बच्चों की सारी मदद करते हैं। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं हम, ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ना भी देंगे तो अगली बार कौन हमसे बात करेगा, है ना। तो वो एक यूनिक चीज़ है जो हम कर रहे हैं, ताकि हम बाकियों को भी फोर्स कर सकें कि आप भी जिस बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं, जिस बच्चे की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम एडमिशन्स कराएंगे, आप एटलीस्ट
उसको डॉक्टर तो बनाइए, राइट, है ना, उसकी उतनी मदद तो करिए जी। नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं। सर, एक आपने अभी बीच में कहा था कि जब अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं तो नीट का क्वालिफिकेशन देखा जाता है, तो कितने साल तक ये मतलब वैलिड रहता है नीट का क्वालिफाई? अगर किसी को एडमिशन लेना, मान लीजिए इस साल अगर किसी ने नीट दी है तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। देखिए, नीट का जो स्कोर है, आप वो बोलना चाह रहे हैं, जी। तो नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। ओके। मतलब 2023 में जिस बच्चे ने नीट का को क्वालिफाई किया है वो इंडिया के बाहर एब्रॉड में एडमिशन ले सकता है, क्वालिफिकेशन अगर है तो। हाँ, अगर वो क्वालिफाई है तो। क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे इस साल पेपर बहुत टफ आया, आपने भी देखा होगा मीडिया में कि बच्चे बाहर रोते हुए निकल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर वो लास्ट ईयर क्वालिफाई है तो वो इंडिया के बाहर एडमिशन ले सकता है। ओके, तो लास्ट 2 इयर्स का वैलिड रहता है, उस बिहाफ पे एडमिशन लिया जा सकता है इंडिया के बाहर। हाँ, इंडिया में तो इसी साल कर रहे हैं। जी, ठीक है। सर, एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके हिसाब से पेरेंट्स के मन में और क्या डाउट्स हो सकते हैं या और क्या फियर है उनके, जो वो जनरली पूछते नहीं है पर उनके माइंड में बैक इन द माइंड रहते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में रहता है कि बाहर से जब बच्चा आता है एमबीबीएस करके तो वो यहाँ एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता एफएमजी की। तो वो एक मिथ है, क्योंकि हाँ, जो फॉरेन बच्चों के लिए, जो फॉरेन से जो एमबीबीएस करके आते थे बच्चे, उनके लिए एग्ज़ाम जो होता था वो वाकई टफ होता था। टफ एग्ज़ाम नहीं होता था, उसका रिजल्ट टफ आता था। 20% 30% ही उसका पासिंग रेशियो था। बट अब चूंकि वो तो अब एक इतिहास होने वाला है, अब 2022 से जो बच्चे एडमिशन्स लेंगे या लिए हैं वो तो अब सब नेक्स्ट देंगे, जो इंडिया के बच्चे भी देंगे। तो एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस था कि आप फॉरेन से एमबीबीएस कर रहे हैं और मार्केट में मतलब ये एक भ्रांति फैली हुई थी कि यार फॉरेन मत जाओ एमबीबीएस करने, नहीं तो आने के बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ओके। तो वो भी अब एक जो बैरियर था वो ख़त्म हो गया है। हम उस पर ना जाएं कि वो एग्ज़ाम कैसा था या क्यों क्लियर नहीं कर पाते थे, एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया वो। तो अब जो है नेक्स्ट देना है बच्चे को, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लें चाहे इंडिया के बाहर एडमिशन लें। हाँ, एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा वहाँ पे इंटर्नशिप करके आना पड़ती है अगर आप इंडिया के बाहर देते। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में नहीं हो रहा है सिलेक्शन, तो मेरे हिसाब से आप फॉरेन में जाइए। 1 साल वेस्ट हो रहा है, बट 1 साल आपको वो वेस्ट, मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, आप 1 साल ज़्यादा सीख रहे हैं। इंटर्नशिप, आप वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की एक्चुअल जो हॉस्पिटल में जो टेक्निक्स वो लोग यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो लोग जो यूज़ करते हैं, आप उससे यूज टू होके आते हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ए प्लस पॉइंट कि आपको 1 साल का एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है। राइट। इंडिया के बाहर का वो ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि जैसे मैंने पहले कहा था कि आप इसको प्लान ए लेके चल रहे, मेरे हिसाब से इंडिया के बाहर एडमिशन लेना एमबीबीएस में इज़ फार बेटर देन टू टेक एडमिशन इन इंडिया इन एनी प्राइवेट कॉलेज। 70 लाख 80 लाख खर्च करने की बजाय आप बाहर जाएं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपको अलग अलग देश के बच्चों के साथ पढ़ाई करने का मौका मिलता है, आपको वहाँ का कल्चर पता चलता है, आप फ्लाइट में बैठते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, आपको दुनिया भर का एक्सपोजर मिलता है, वहाँ के इक्विपमेंट्स, वहाँ का नेचर, वहाँ की बीमारियाँ पता चलती हैं। इंडिया तो आप आ ही रहे हैं, इंडिया तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं जी। तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता कई बार मैंने देखा है, और मैं ये आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप यूएसएमएलई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप क्लैप के लिए कर रहे हैं, तो ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं, ये एग्ज़ाम में आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं अगर आप इंडिया के बाहर से एमबीबीएस करते हैं। ओके। क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई होती है उससे आप ये एग्ज़ाम जल्दी क्लियर कर पाते हैं। तो अगर आपको ग्लोबल डॉक्टर बनना है तो ज़रूर आपको इंडिया के बाहर से एमबीबीएस करना चाहिए। स्पेशली जैसे रशियन कंट्रीज़ हो गई, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, इन कंट्रीज से करना चाहिए।
तो फिर सर ये इतना इंडिया में ऑब्सेशन क्यों है मेडिकल एंट्रेंस को लेके? क्यों बच्चे और पेरेंट्स इतना ऑब्सेस रहते हैं इंडिया के अंदर में एडमिशन लेने के लिए, जब अब्रॉड में इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो देखिए वही है, एक तो जिसे कहते हैं कि लोगों को पता नहीं है इस बारे में। ओके, हाँ, है ना। इंडिया में मेडिकल का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है कि लोग बताना भी नहीं चाहते हैं उस बारे में। ठीक है। और फिर क्या होता है ना, जब एक टेंडेंसी है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, तो वो टेंडेंसी आप तोड़ नहीं सकते। पर सर सीट तो बहुत लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है। बच्चा को पेरेंट्स प्रेशर करता है, बार बार प्रेशर करता है, तो ड्रॉप ले, देखो तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, इस साल तू 400 नंबर ले आया तो अगली बार तो 600 ले ही आएगा। वो प्रेशर कई बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। एक बच्ची का मैंने इंडिया के बाहर एडमिशन कराया, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उनके पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर आप इसका एडमिशन कर दीजिए, कैसे भी करके आप इसका इंडिया के बाहर एडमिशन, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है। मुझे पता चलता है बाद में कि वो बच्चा जो है फर्स्ट ईयर उसने ड्रॉप लिया था और उसका नहीं हो पाया था। तो नेक्स्ट ईयर जब उसने वापस ड्रॉप लिया तो हर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि यस तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना। वो जो एक टॉन्ट होता था ना, वो टॉन्ट इतना उसके मन पे इम्पैक्ट किया, नीट के 3 दिन पहले उसने चूहे मारने की दवाई खा ली। बच गया वो आए मेरे पास। इतना प्रेशर हम एक समय के तो आप ये देखिए कि आप बच्चे को क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, आप उसको में कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एक वो हो गया है बस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए बच्चे का। जैसे आपके जो आजकल जो बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, बस कैसे भी पटवारी बन जाऊं मैं, कैसे भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए मेरी जी। मैं वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 निकाल लूँ। उस रेस में नीट के जो बच्चे हैं ना, वो आप सोचिए, आप आज अगर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, 1,00,000 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि तब तक वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, 25 साल 30 साल का हो जाता है, तो वो थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है। एक 16 साल 18 साल के बच्चों को में आप कितनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो 24 लाख बच्चों का प्रेशर का जो वो दबाव है वो हैंडल ही नहीं कर पाता है। इस कारण से मेरा पेरेंट्स को यही कहना है कि आप मत करवाइए, मत भागिए इस रेट रेस में। आप उसको 12th के बाद ही आप उसको लगा दीजिए कि भाई जा तू कर, हम तेरे साथ हैं। क्योंकि एक मैं बहुत अच्छी बात पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जितने भी कंट्रीज़ हैं इनका ग्रेजुएशन मतलब MBBS जो कि MD कहलाता है वहाँ पे, यहाँ MBBS कहलाता है अपने यहाँ, वो वैलिड है और उसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आपको PG करना है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको इंडिया ही आना पड़ेगा। यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में वैलिड नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको PG करना है आपको अगेन इंडिया आना ही पड़ेगा, या फिर आप अमेरिका जाएं, UK जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, कनाडा जाएं। ये 5 कंट्रीज़ क्या वैलिड है, या फिर इंडिया का। ओके, ठीक है। तो वो बच्चा फिर इंडिया आते ही वो सेटल नहीं होता है वहाँ पे। दूसरा कारण सेटल नहीं होने का वो ये है कि वहाँ पे लोग कम हैं तो डॉक्टर कम है जी। अच्छा, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कई बार कि क्या कारण है कि इतना सस्ता है इंडिया के बाहर MBBS। इंडिया के बाहर MBBS इसलिए सस्ता नहीं है कि वो छोटे कॉलेज हैं और वहाँ के इक्विपमेंट्स या वहाँ की फैसिलिटीज़ कम है। मैं रशिया का एक कॉलेज गया था, सेंट पीटर्सबर्ग में था, 8 किलोमीटर फैला हुआ वो कॉलेज था और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है, नथिंग एल्स। एक कॉलेज है जिसमें मैंने लास्ट ईयर कुछ बच्चों को भेजा है, 3 बिल्डिंग हैं उसकी। यारोस्लावाल का एक कॉलेज था, एक बिल्डिंग में 1170 कमरे हैं। 1170? यस।
वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ के एम्स के कॉलेज से भी कई कॉलेजेस का अच्छा है। प्राइवेट कॉलेज तो होते नहीं है वहाँ पे, सब गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। ओके। तो रशिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री, है ना। तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे ना तो बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, पर लोग कम है। अब लोग कम है तो बीमार भी कम होते हैं, है ही नहीं तो बीमार कैसे होंगे। तो इस कारण से डॉक्टर का प्रोफेशन वहाँ पे टॉप क्लास प्रोफेशन नहीं कहलाता है। ओके। लोग, बहुत बच्चे उसको प्रेफर नहीं करते हैं उस लाइन में जाना, क्योंकि आपकी कमाई नहीं हो रही है उतनी। इसलिए ये सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इंडियन बच्चों पर डिपेंड है। ओह। तो वहाँ इसलिए फ़ीस कम है क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वो इंडियन बच्चों को दोनों हाथ फैला के वेलकम करते हैं। इसलिए वो उनकी टेक केयर भी करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। अगर वो गलती से भी किसी एनएमसी रूल्स के अगेंस्ट चले जाएंगे तो उनको पता है आगे से कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए वो कॉलेज सस्ते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते। जैसे इंडिया में 24 लाख बच्चे हैं, सीट 1.25 लाख है जी, ऐसे ही वहाँ पे मालूम पड़ा कि 50,000 सीट है और एडमिशन लेने वाले 25,000 ही हैं। 25 और बाकी है अभी। 25 और बाकी हैं अभी। और इतना बड़ा आपने जब 8-8 किलोमीटर का आप मेडिकल कॉलेज खोल के बैठोगे तो आपको बच्चे तो चाहिए। राइट। वैसा भी नहीं कि आप वहाँ पे बीकॉम या दूसरे कोर्सेज चला रहे हैं तो एमबीए चल रहा है या तो आप उस बिल्डिंग को यूज़ कर लें ना, वो सिर्फ डेडिकेटेडली आपका मेडिकल के लिए है। तो फिर ऐसे कॉलेजेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंडियन लोगों से और वो इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, छोटी जगहों के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस कम है एज पर द कैंडिडेट, तो वो उन लोगों को, उन बच्चों को वहाँ देते हैं एडमिशन। इसलिए वहाँ के कॉलेजेस सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं इंडिया के कॉलेज से। वैसा है सर। एक और बात है कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट भी जो है काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सब अवेलेबल है, तो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के लिए आप क्या, आपका एडवाइस है? देखिए, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस बनाता है कोई और अपलोड कर रहा है, ठीक है ना, वो उसकी पर्टिकुलर वो वही चीज़ दिखाता है जो उसको दिखाना है। राइट। वो बात कभी नहीं करेगा जो एक्चुअल में उसके अगेंस्ट जाए। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बीच में इस पॉडकास्ट में एग्जांपल दिया था कि एक बंदे ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ही बना दी है। तो मेरा पेरेंट्स से और बच्चों से यही सजेशन है कि अकेले यूट्यूब पे भरोसा ना करें। यस, यूट्यूब पे कई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन टोटल यूट्यूब फेक है ना। ये भी यूट्यूब पे जाएगा सर। ये भी यूट्यूब पे जाएगा और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। बट सिंगल यूट्यूब पे आप कभी रिलाई ना करें, साथ में आप बाकी जगह भी अपनी R&D करें। गूगल पे भी उस कॉलेज के बारे में देखिए, जो आपको बता रहा है उससे भी कई चीज़ें क्रॉस करें। जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे भी बात करें, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या है। और उसके अलावा आप सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद देन यू सिलेक्ट ए कॉलेज। बट एक जो मेरी सबसे बड़ी सलाह है सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से, प्लीज़ मेडिकल लाइन एक बहुत लंबा कैरियर है। 13 से 15 साल लग जाते हैं बिना ड्रॉप के। जी। तो ड्रॉप ना लें। ड्रॉप लेने की बजाय, क्योंकि MBBS आप कहीं से भी करें, यू जस्ट नीड ए डिग्री। व्हाट इज़ द मेन थिंग इज़ कि आप PG कहाँ से कर रहे हो। आप किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं अगर आज, तो आप क्या देखते हैं कि वो MD है कि नहीं जी, वो MS है कि नहीं। आपके घर में आप देखें, आप अरे यार वो तो सिर्फ MBBS है। हाँ, वो किसी स्पेशलाइस्ट के पास जाना चाहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। तो PG मस्ट हो गया है। राइट। PG में आपको सिलेक्शन के समय देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा कॉलेज हम चूज़ करें। मैं आपसे पूछता हूँ अभिजीत जी, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं अपना इलाज करवाने? हाँ जी सर।
गए? कभी आपने उनसे पूछा उन्होंने MBBS कहाँ से करा है? नहीं। क्यों? हो सकता हो उसने किसी विदेश के किसी छोटे से कॉलेज से करा हो, फिर नहीं पूछता कोई। रीज़न? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये MD करके आया है, ये MS करके बैठा है, तो ये कुछ अच्छा जगह से करके आया है या ये कुछ अच्छा इसको आता है। हम कभी उस पर डाउट नहीं करते। तो लोगों के मन में जो मिथ होता है ना, अरे ये MBBS फॉरेन से कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा, इंडिया से करा लें गवर्नमेंट से तो सेफ रहेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी चेक यू, कोई चेक नहीं करता डॉक्टर बनने के बाद कि आपने MBBS कहाँ से किया। हाँ, वो ये चेक करता है कि आप MS या MD हैं या नहीं है। राइट। तो MBBS के लिए ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। आप 12th करिए, MBBS में एडमिशन लीजिए और PG के लिए आप ड्रॉप लीजिए। अच्छा PG, अच्छा ब्रांच लीजिए PG में, तो उसके लिए आप ड्रॉप लीजिए। क्योंकि PG में आपको क्या लगता है 24 लाख में से 1.25 लाख PG में वही बच्चे और सीटें 30,000 हैं। वहाँ तो सीटें 1.25 लाख भी नहीं है PG में। फिर उन 30,000 में भी आपको जो ब्रांच चाहिए उसमें कितनी सीटें वो हैं? तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है वहाँ पे। वहाँ आप ड्रॉप लेते हैं तो और उसकी आप तैयारी करते हैं तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा कि आप छोटी मोटी ब्रांच आपको मिल गई, फिर वो कैरियर जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाता। तो मेन जो है फोकस, मैं अगर इस पूरे पॉडकास्ट में जो इसका एक वो निकालूं, पूरा समरी बनाऊं, तो वो ये है कि आप जिस दिन आप 11th में बायो लेते हैं या आज जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसके बाद इस पॉडकास्ट को ख़त्म होने के बाद आप बैठिए और डिसाइड करिए कि मुझे लाइफ में आज से 10 साल बाद कहाँ होना है, 15 साल बाद कहाँ होना है। उसके बाद आप पीछे आना शुरू करिए। क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, क्या मैं एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्या मैं DM करना चाहता हूँ, MS के बाद MD के बाद क्या मैं DM करना चाहता हूँ। अगर आप हाँ हैं इन सब का जवाब, तो क्या मुझे 12th के बाद फिर ड्रॉप लेना चाहिए? नहीं, मेरे को 12th में एक अच्छे परसेंटेज के साथ पास करना है, नीट क्वालिफाई करना है, MBBS की डिग्री लेनी है, कहीं से भी कोशिश करें इंडिया से मिल जाए। जी। इंडिया से अगर फ्री सीट में डिग्री मिलती है इससे अच्छा कुछ नहीं है, पर नहीं तो ड्रॉप लेने की बजाय हम 5.5 साल दें अपने आप को, इंडिया के बाहर एडमिशन लें, MBBS करके आएँ, देन PG के लिए प्रॉपर तैयारी करें, स्पेशलाइज्ड ब्रांच लें, PG करें, देन यू स्टार्ट योर ऑन नर्सिंग। और हाँ, एक और सलाह मैं देना चाहता हूँ कि उसके बाद आप खुद का नर्सिंग होम खोलने के बजाय 5 साल ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर के अंडर में काम करें, जॉब करें, देन यू स्टार्ट योर ऑन नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या वॉट एवर। बट मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि आपको मिनिमम 5 साल ज़रूर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अंडर में या किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर काम करना चाहिए। तो ये मेरा एक पूरा क्रक है। एडमिशन लेते समय इंडिया के बाहर ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप किन्हीं गलत लोगों के हाथ में ना पड़ जाए, कमीशन के चक्कर में कहीं आप गलत जगह ना चले जाएं, गलत कॉलेज, गलत कंट्री, गलत यूनिवर्सिटी ना सिलेक्ट कर लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो पेरेंट्स, कि उनका भविष्य बहुत अच्छा रहे और वो बहुत अच्छा डॉक्टर बने। ये मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय निकाला। और जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और सलाह चाहते हैं सर की, तो सर से कनेक्ट कर सकते हैं उनके बताए हुए एड्रेस पे। दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि MBBS इंडिया में करें या अब्रॉड में, ड्रॉप लेना सही है या नहीं है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या सिर्फ प्रेशर में बोल रहा है, तो सबसे पहले क्लियरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कंफ्यूज है कि क्या करें, तो प्लीज़ कनेक्ट विद अस। थैंक यू।